Good morning to all viewers. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia PG College, Churu. First of all, I welcome to my all graduate and postgraduate students and faculty members who are watching this video and this channel. In the lecture series of Developmental Biology, today I will teach the topic Ontogenic Development of Frog. I divided this topic into two lessons, two lectures. First lecture cover the development of frog up to formation of tadpole larva, and in its second part, uh, which deals with the metamorphic event, in which tadpole larva converted into adult frog. So, in today's topic, I will cover the ontogenic development of frog up to formation of tadpole larva. तो एक बार मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज की इस व्याख्यानमाला के सत्र में मेंढक के व्यक्तिगत परिवर्तन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और यह व्याख्यान टैडपोल लार्वा तक के निर्माण तक सीमित रहेगा। टैडपोल लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको कायांतरण बोलते हैं। इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे डिस्कस करूंगा। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से पहले नर और मादा प्रजनन तंत्र के मुख्य जो कंपोनेंट है उस पर मैं आपसे चर्चा कर लूँ। इसमें इस पार्ट में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिस है, एक जोड़ी वासा एफरेंसिया है, एक जोड़ी वासा डिफरेंसिया है। ये फिर सेमिनल साइकिल्स में खुलती है और नर के द्वारा जो शुक्र तरल जो स्रावित होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, एम्प्लेक्सस के दौरान, इस शुक्र तरल को मिल्ट के नाम से जाना जाता है। तो मिल्ट इज दैट सिक्रीशन which is secreted by male frog at the time of copulation or at the time of amplexus. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 जोड़ी ओवरी, 1 जोड़ी ओविडक्ट। ओविडक्ट यूट्रस में खुलती है और यूट्रस फिर क्लोएका में खुलती है और इस क्लोएका के द्वारा कॉपुलेशन के दौरान इसमें ओवम जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, अंडे रिलीज किए जाते हैं और फीमेल फ्रॉग द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं, इनका जो झुंड होता है इसको स्पॉन के नाम से जाना जाता है। तो नर द्वारा सिक्रीट फ्लूइड है वो मिल्ट के नाम से जाना जाएगा और फीमेल द्वारा जो रिलीज हो रहे अंडों का जो क्लस्टर है इसको स्पॉन के नाम से जाना जाता है और एक स्पॉन में हजारों की संख्या में अंडे होता है। कुछ मेंढक में स्पॉन जो होता है वो एक क्लम्प के रूप में होता है, एक झुंड के रूप में होता है, क्लस्टर के रूप में होता है और कुछ मेंढक में जो अंडे दिए जाते हैं वो एक चैन के रूप में दिए जाते हैं। जैसे अपने चूरू में बुफो जैसे फ्रॉग मिलता है, बुफो मेंढक, टोड जिसको बोलते हैं। तो बुफो के जो अंडे हैं वो एक चैन के रूप में होता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर मेंढक के द्वारा क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस की जाती है। क्रॉकिंग साउंड स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और हर मेंढक की जो आवाज़ है वो अलग अलग तरह की होती है। कुछ आवाज़ मैं जब एमफिल करता था डोंगर कॉलेज बीकानेर से, तो उस दौरान कुछ मेंढकों की आवाज़ हमने ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड भी करी है और अभी एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर के प्रोफेसर और वाइस चांसलर डॉक्टर के शर्मा ने इन्होंने भी एक साउंड बैंक क्रिएट किया है, मेंढक की साउंड, जिसमें आपको कहीं भी हो आप मोबाइल से मेंढक की साउंड आप रिकॉर्ड करके भेज दो और वो हाथों हाथ आपको बता दें कि ये मेंढक की कौन सी स्पीसीज है। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर के द्वारा क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस की जाती है और ये क्रॉकिंग साउंड फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। क्रॉकिंग साउंड के बाद में मेल और फीमेल के अंदर दोनों में एम्प्लेक्सस होता है और एम्प्लेक्सस के जो पैटर्न है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ये इसका वैसे इथोलॉजिकल पार्ट है, बिहेवियरल स्टडी है, लेकिन फिर भी मैं इनके फिगर आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये आप देख रहे हो फिगर में, ये जैसे इग्वाइनल टाइप का एम्प्लेक्सस है, ये एक्सिलरी एम्प्लेक्सस है
ये सिफेलिक एप्लेक्सस है, ये डोर्सल स्ट्रेडल टाइप का एप्लेक्सस है, ये ग्लू टाइप का एप्लेक्सस है, ये इंडिपेंडेंट टाइप का एप्लेक्सस है, और ये हेड स्ट्रेडल टाइप का एप्लेक्सस है। तो एप्लेक्सस के जो पैटर्न है ये अलग अलग मेंढक की स्पीसीज में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, और ये पूरा रिसर्च वर्क है, इसके ऊपर पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, और ये इसके जो फोटोग्राफ है वो मैंने आपसे यहाँ शेयर किए हैं। ये आप देख रहे हो, फीमेल के द्वारा हजारों की संख्या में अंडे है वो झुंड के रूप में निकलते हैं। इन अंडे का ये जो झुंड है इसका स्पॉन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक स्पॉन है, इसमें जो ब्लैक स्पॉट है ये एनिमल पॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे का जो व्हाइट स्पॉट है, येलो स्पॉट है, वो वेस्टर्न पोल को रिप्रेजेंट करता है। ये चैन के रूप में है, अपने यहाँ जैसे बुफो मेंढक है, इसमें ये माला के मणियों की तरह चैन के रूप में ये स्पॉन है और रिलीज होता है इसमें। हाँ, अब मेल फ्रॉग के द्वारा मिल्क रिलीज हुआ, फीमेल फ्रॉग के द्वारा अंडे रिलीज हुए, और जो जो फीमेल से अंडे रिलीज होते हैं नर मेंढक उसके ऊपर स्पर्म है वो छोड़ता रहता है, और इनका फिर पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया एक्सटर्नल प्रकार की होती है। निषेचन के बाद में फिर इसमें फिर क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो क्लीवेज के अंदर मोरुला बनेगी, ब्लास्टुला बनेगी, फिर ब्लास्टुला में गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला के फिर न्यूरुलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसमें न्यूरुला बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या चेंजिंग होती है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। फर्स्ट क्लीवेज इसमें मीडियोनल है। मीडियोनल क्लीवेज में क्या होगा, जाइगोट एनिमल पोल से वेस्टल पोल की तरफ डिवाइड होता है। सेकेंड क्लीवेज भी मीडियोनल है, लेकिन फर्स्ट क्लीवेज का परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड क्लीवेज भी मीडियोनल है, यानी एनिमल पोल से वेस्टल पोल की तरफ जाइगोट कटेगा, लेकिन फर्स्ट क्लीवेज का ये परपेंडिकुलर होता है। थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडिनल प्रकार का होता है, और लैटिट्यूडिनल क्लीवेज होने से क्या होगा, एनिमल पोल पे जो सेल बनेगी वो छोटे आकार की होती है, उनको माइक्रोमियर के नाम से जाना जाता है। जबकि वेस्टल पोल पे जो सेल्स बनती है वो बड़े आकार की बनती है, उसको मेगामियर के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्लीवेज मीडियोनल होता है, सिंक्रोनस होता है, यानी इसके दो काट एक साथ कटेंगे। और फिफ्थ क्लीवेज हॉरिजॉन्टल है और डबल नेचर का है। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज का एक काट एनिमल पोल की तरफ कटेगा, एक काट इसका वेस्टल पोल की तरफ कटेगा, और इस प्रकार एक 32 कोशिकाओं युक्त सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे मोरुला बनते हैं। इसके बाद में अल्टरनेट डिवीजन चलते रहेंगे, मीडियोनल डिवीजन होगा, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, फिर मीडियोनल होगा, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। हालांकि डिवीजन की रेट एनिमल पोल पे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, एनिमल योक नहीं होता है। जबकि वेस्टल पोल पर डिवीजन की दर स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर योक पाया जाता है, और योक डिवीजन में बाधा डालता है। क्लीवेज में एक नियम होता है बाल्फोर का नियम। तो बाल्फोर का नियम क्या कहता है कि रेट ऑफ क्लीवेज योग की मात्रा के विलोमानुपाती होती है। जहां योग ज्यादा होगा वहां क्लीवेज स्लो होगा, जहां योग की मात्रा कम होगी वहां पर क्लीवेज फास्ट होगा। इसलिए एनुअल पोल पर कोशिकाओं की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। जबकि वेस्टल पोल पर कोशिकाओं की संख्या कम होती है, लेकिन आकार बड़ा होता है। इसका मेन रीजन है कि योग का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए मेंढक के जो अंडे होते हैं वो टीलोलेसिथल टाइप के होते हैं, और टीलोलेस्टल होते हैं तो इसमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल प्रकार का होता है। तो ये 10-12 जो क्लीवेज है वो तो सिंक्रोनस चलेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर डिवीजन एसिंक्रोनस हो जाते हैं, कोशिकाएं अपने अपने हिसाब से डिवाइड होती है, और इस पॉइंट को मिड ब्लास्टुला टेंशन के नाम से जाना जाता है। मिड ब्लास्टुला टेंशन में क्या होगा कि क्लीवेज में जो इंटरफेज स्टेज होती है, प्रारंभ में तो उसमें केवल एस प्रावस्था मिलेगी, लेकिन मिड ब्लास्टुला टेंशन के पश्चात क्लीवेज की इंटरफेज प्रावस्था में एस प्रावस्था के साथ साथ G1 और G2 स्टेज भी प्रारंभ हो जाती है। इंटरफेज का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाता है। तो जहां पर क्लीवेज का माइटोसिस में जो रूपांतरण हो रहा है, क्लीवेज का माइटोसिस में जो शिफ्टिंग हो रही है, उस पॉइंट को मिड ब्लास्टुला टेंशन के नाम से जाना जाता है। रेट ऑफ क्लीवेज इज फास्ट एट एनिमल पोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड इट इज स्लोअर एट वेस्टल पोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यॉक। ये फिगर आप देख रहे हो, सीरियल फिगर इसमें दिखाए। फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल है,
सेकंड क्लीवेज मीडियोनल है, फर्स्ट का परपेंडिकुलर है, थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडनल है। और इसमें आप देख रहे हो ऊपर जो 4 सेल बनी है छोटे आकार की है, इनको माइक्रोमीयर्स बोलते हैं। नीचे जो बड़ी सेल्स बनी है ये मेगामीयर्स है। हाँ, एक बार इनका फिर ये सीरियल फोटोग्राफ्स। ये जाइगोट है, जैसे जाइगोट में पहला क्लीवेज मीडियोनल हुआ, सेकंड क्लीवेज भी मीडियोनल है लेकिन फर्स्ट का परपेंडिकुलर है, थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडनल है और इसमें 4 माइक्रोमियर एनुअल पोल पर, 4 मेगामियर वेस्टल पोल पर। और इसके बाद फिर सॉलिड स्टेज बनती है मोरुला। मोरुला फिर ब्लास्टुला के अंदर कन्वर्ट होती है, लेकिन इसमें जो ब्लास्टोसिल कैविटी है वो इसके केवल आधे भाग में ही पाई जाती है, इसलिए इसको एम्फी ब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ एम्फियोक्सस जो होता है, एम्फियोक्सस में पूरे ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसिल होती है, यानी पूरा ब्लास्टुला खोखला है, तो वहां पर इसको सीलोब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। मेंढक के ब्लास्टुला को एम्फीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। ये फोटो माइक्रोग्राफ्स हैं, कैमरा से लिए। ये फर्स्ट क्लीवेज की जैसे खां दिखाई है, फर्स्ट क्लीवेज फरो। ये सेकंड क्लीवेज आप देख रहे हो, फर्स्ट का परपेंडिकुलर, दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, दिस इज सेकंड क्लीवेज। ये थर्ड क्लीवेज है, ये लैटिट्यूडनल है और इसमें आप देख रहे हो 4 माइक्रोमीयर बनी है, नीचे 4 मेगामीयर बनी है। अब यहाँ पर सेल का पैटर्न कैसे होगा, जैसे एनिमल पोल पे इन सेल के देख रहे हो आप कांटेक्ट हैं आपस में, इन दोनों सेल के कांटेक्ट नहीं है। लेकिन वेस्टल पोल पर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी इस टीयर के नीचे जो सेल है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेगी, लेकिन इस टीयर की जो सेल है वो एक दूसरे के संपर्क में रहती है। ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है ब्लास्टुला स्टेज का और इसमें ये ब्लास्टोसिल कैविटी दिखाई है। ब्लास्टोसिल कैविटी आधे भाग में होती है, इसलिए इसको एपीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। और इस कैविटी का जो फर्श होता है वो थोड़ा उत्तल टाइप का है, थोड़ा कॉन्वेक्स टाइप का होता है। ऊपर एक्टोडर्मल सेल है इसमें, नीचे इसके अंदर ये वेस्टल पोल की सेल्स हैं। ये अगेन सीरियल डायग्राम, फर्स्ट क्लीवेज मीडियोनल, सेकेंड क्लीवेज मीडियोनल फर्स्ट का परपेंडिकुलर, थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडनल, फोर्थ क्लीवेज फिर मीडियोनल है, सिंक्रोनस है, फिफ्थ क्लीवेज फिर इसमें हॉरिजॉन्टल है और ये डिवीजन लगातार चलते रहेंगे और मोरुला बनेगा, लास्ट में खोखला ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला के आधे भाग में कैविटी होती है, इसलिए मेंढक के ब्लास्टुला को एम्फीब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। ये माइक्रोटोमी का सेक्शन दिखाया है ब्लास्टुला स्टेज का। ये इसमें आप देख लो ब्लास्टोसिल कैविटी। ये फैट मैप दिखाया है इसके अंदर। इसमें जो नीले रंग में जो पार्ट है ये एक्टोडर्मल पार्ट है, ये आगे चलकर स्किन बनाएगा। ये ग्रीन कलर में जो है ये न्यूरल प्लेट वाला पार्ट है, ये आगे चलकर नर्वस सिस्टम न्यूरल प्लेट बनाएगा। इक्वेटोरियल रीजन में जो रेड कलर का जो पार्ट है ये मेसोडर्मल सेल्स हैं और आगे चलकर इससे मसल्स बनेगी, किडनी बनेगी, बोन्स बनेगी, गॉनर्स बनेंगे। और ये जो येलो कलर का पार्ट है ये एंडोडर्मल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इससे आगे चलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनेंगे, लंग्स बनेंगे। तो ये एक कॉन्क्रीट डायग्राम है फैट मैप का। ये भी फैट मैप का और डिटेल डायग्राम है इसमें। और इसमें आप देख रहे हो ये जो पूरा पोर्शन है ये एनिमल पोल का पार्ट है, ये इक्वेटोरियल पार्ट है, ये वेस्टल पोल का पार्ट है और इसमें भी ये डिटेल पार्ट है। जैसे इस पार्ट से आगे चलकर एपिडर्मिस बनेगी, ये पार्ट कान बनाएगा, ये पार्ट चूषक बनाएगा, इस पार्ट से लेंस बनेंगे, इस पार्ट से आंखें बनेगी, इस पार्ट से न्यूरल फोल्ड बनेगा, इस पार्ट से नोटोकॉर्ड बनेगी, इस पार्ट से सोमाइट्स बनेंगे, इस पार्ट से लिम्बड बनती है, ये विसल पोच का निर्माण करता है और वेस्टल वाला जो पार्ट है ये हाइंड गट की फॉर्मेशन करता है। अब कुछ फ्रॉग स्पीसीज में फैट मैप जो होता है वो अंडे के अंदर रिप्रेजेंट होता है ऑलरेडी। जैसे राइना साइनोफिलिक्टिस में मैंने एमफिल किया तो उसमें मैं देखा उसमें 2 तरह के अंडे हैं। उनमें कुछ अंडों में तो फैट मैप है वो एग के टाइम ही मौजूद है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही। और कुछ अंडे हमने ऐसे मिले जिसमें फैट मैप की फॉर्मेशन ब्लास्टुला स्टेज में हुई। तो नेचुरल फैट मैप जो है वो एनिमल्स में मिलता है, लेबोरेटरी में भी इसको अपन बना सकते हैं। ये क्लीवेज में मोरुला बन गई, ब्लास्टुला स्टेज बन गई। इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो उसके अंदर फॉर्मेटिव मोमेंट होती है, मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट होती है, गैस्ट्रुलेटिव मोमेंट होती है। मेंढक में जो मुख्य मोमेंट है उसमें एपिबोली होती है, इसके बाद इन्वेजिनेशन होता है,
फिर इसके अंदर इन्वोल्यूशन होता है। तो एपिबोली में क्या होगा कि कोशिकाएं जो होती है वो एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ माइग्रेट करती है। इन एपिबोलिक सेल्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है और ये कोशिकाएं एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ मूवमेंट करती है चारों दिशाओं से। एपिबोली मूवमेंट वैसी ही होती है जैसे मान लीजिए कोई मटके को आप उल्टा रख दो और उल्टे मटके आप जैसे पानी जैसे आप डालो तो पानी किस तरह फिसल कर नीचे जाता है गलबे की तरफ, उसी तरह की ये एपिबोली मूवमेंट है। तो ये फिगर में आप देख रहे हो ब्लास्टला के अंदर ये एपिबोलिक सेल है, ये वेस्टर्न पोल की तरफ माइग्रेट कर रही है और ये माइग्रेट करती है। उसके बाद में इसमें इन्विजिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है, इन्वोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले डॉर्सली बनता है, फिर इसके अंदर लेटरली बनता है, फिर वेंट्रली बनता है, फिर ये ब्लास्टोपोर बनता है। ब्लास्टोपोर धीरे धीरे क्या होगा आगे चलकर ये बंद हो जाएगा। तो ये एपिबोलिक मोमेंट ये दिखाई है। और टिनोफोरा में एपिबोलिक मोमेंट जो होती है इनको एपीऑक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये यॉक प्लग स्टेज है एपिबोलिक के बाद में और इसमें आप देख रहे हो चारों दिशाओं से सेल्स आ रही है और भीतर की तरफ रोल करके ये अंदर की तरफ चली जाती है। तो ये बीच में जो येलो कलर में है ये यॉक सेल है यानी एंडोडर्मल सेल, और एंडोडर्मल सेल ये चारों तरफ से ब्लास्टोपोर के द्वारा घिरी हुई है, सराउंडेड है। जो जो आगे फाइनल गैस्ट्रोला बनेगा ये यॉक प्लग धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंत में एक सॉलिड गेंद जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। लेकिन उसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन काटे तो उसमें 3 जर्म लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, एपिबोलिक के बाद फिर इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है, इसको अंतर्वलन भी बोलते हैं। एट ग्रे क्रिसेंट एरिया इन्वेजिनेशन टेक्स प्लेस। तो मेंढक के अंडे में जहां पर ग्रे क्रिसेंट होता है वहां पर इन्वेजिनेशन होता है और ग्रे क्रिसेंट की जो फॉर्मेशन है वो शुक्राणु के प्रवेश स्थल के अपोजिट 180 डिग्री पे होती है, क्योंकि जो ही शुक्राणु पेनिट्रेट करेगा, अंडे में प्रवेश करेगा, इसके मेलानिन पिगमेंट में मूवमेंट होती है और मूवमेंट चारों डायरेक्शंस में होती है। अंत में स्पर्म एंट्री के अपोजिट डायरेक्शंस में ये पिगमेंट एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और उसके कारण एक अर्धचंद्राकार रचना बनती है। इसको ग्रे क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। और पहले क्लीवेज में ग्रे क्रिसेंट दोनों ब्लास्टोमियर में आधा आधा बट जाता है, इसी के कारण मेंढक में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो मेंढक में द्विपार्श्व संमिता का निर्धारण इस ग्रे क्रिसेंट के द्वारा होता है। इन्वेजिनेशन के दौरान क्या होगा, कोशिकाओं की जो आकृति है वो सबसे पहले चेंज होती है। कोशिकाओं की आकृति फ्लैश के समान हो जाती है, शंकुरूपी हो जाती है, बॉटल के समान हो जाती है या पिरामिड के समान होती है। इसके बाद में ये कोशिकाएं भीतर की तरफ धंसती है। तो इनवर्ड पुशिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज इन्वेजिनेशन। और इन्वेजिनेशन सबसे पहले डॉर्सल सरफेस पे होगा, फिर लेटरल सरफेस पे होता है, फिर ये वेंट्रल सरफेस की तरफ प्रोसीड होता है और उसके बाद में यॉक प्लग स्टेज जब बन जाती है तो सारी एंडोडर्मल सेल होती है वो इन्वेजिनेटेड एक्टोडर्म सेल्स के द्वारा सराउंडेड हो जाती है, आवृत हो जाती है। और इन्वेजिनेशन के बाद में ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, ये जैसे ब्लास्टला से दिखाई है इसमें, ये स्पर्म पॉइंट की एंट्री पॉइंट है। तो स्पर्म का जो एंट्री पॉइंट है उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर ये अंतर्वलन की खांच बनती है और यहाँ पर डॉर्सली बनता है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो कैविटी बन रही है ये आगे चलकर आर्केंट्रॉन में कन्वर्ट होती है। इसमें आप देख रहे हो ये जो जो इन्वेजिनेशन हुआ ये नई कैविटी बन गई, इसको आर्केंट्रॉन बोलते हैं। और ब्लास्टोपोर जो है ये धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। ये इसके आगे की ओर स्टेज देख रहे हो, इसके अंदर आर्केंट्रॉन कैविटी है ये विकसित हो रही है, ब्लास्टोसेल धीरे धीरे सिकुड़ रही है। अब इस आर्केंट्रॉन को रेखित करने वाली जो छत है ये एंडोडर्म से बनी होती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्मल सेल्स होती है। इस फिगर में आप देखते हो जो ब्लू कलर में है ये एक्टोडर्मल सेल्स हैं, रेड कलर में जो है ये मेसोडर्मल सेल्स हैं और ये स्लाइट येलोइश कलर में जो है ये एंडोडर्मल सेल्स है। और ये आर्केंट्रॉन कैविटी है। आर्केंट्रॉन जिस छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। आगे चलकर ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बनेगा या एनस बनेगी। तो जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है उनको प्रोटोस्टोम्स के नाम से जाना जाता है। जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर से एनस बनती है उनको डिप्टोस्टोम के नाम से जाना जाता है। ये अगेन हिस्टोलॉजिकल
डायग्राम है इसमें वर्टिकल सेक्शंस के। ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, ये इन्वेजिनेशन हुआ। जो जो इन्वेजिनेशन होता है कैविटी बढ़ती जाती है, आर्केंट्रॉन डेवलप हो जाती है, ब्लास्टोसिल धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और ब्लास्टोफोर आर्केंट्रॉन कैविटी है वो ब्लास्टोफोर छिद्र के द्वारा फिर बाहर खुलती है। ये इसका फिर वर्टिकल सेक्शन का फिगर है। ये जैसे एपिडर्मल एक्टोडर्म है, ये ब्लास्टोसिल दिखाई है, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये योग प्लग की सेल्स हैं, ये इन्वेजिनेशन के कारण जो नई कैविटी बन रही है आर्केट्रॉन उसका पार्ट दिखाया है। इन्वेजिनेशन के बाद फिर इन्वोल्यूशन होता है, अंतरारोहण। इन्वोल्यूशन टेक्स प्लेस अलोंग विद द इन्वेजिनेशन। हालांकि यहाँ पर इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन साथ साथ होते हैं। इन्वेजिनेटेड सेल है वो ट्रेन के इंजन की तरह होती है और इन्वोल्यूटेड सेल है वो ट्रेन के डब्बों की तरह होती है। तो आगे आगे इसमें इन्वेजिनेटेड सेल्स रहेगी और उसके पीछे पीछे इन्वोल्यूटेड सेल्स जो होती है वो इसके अंदर रहती है। इन्वोल्यूशन टेक्स प्लेस अलोंग विद द इन्वेजिनेशन। द रेट ऑफ इन्वोल्यूशन इज मोर एट डॉर्सल लिप। इन्वोल्यूशन की दर पृष्ठ सतह पर ज्यादा होती है डॉर्सल लिप पर और मिनिमम एट वेंट्रल लिप। ग्रेजुअली a yolk plug stage is formed which is represented by blastopore। अंत में योग प्लग प्रावस्था बनती है जो ब्लास्टोपोर छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। दिस ब्लास्टोपोर ग्रेजुअली क्लोज डाउन। ये ब्लास्टोपोर छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये इस फिगर में आप देख रहे हो, ये इन्वेजिनेशन का पॉइंट है। जो जो अंतर्वलन होता है आर्केंट्रॉन कैविटी बनती जाएगी, ब्लास्टोसिल धीरे धीरे छोटी होती जाती है और आर्केंट्रॉन ये जिस छिद्र के द्वारा बाहर खुल रही है इसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ब्लास्टोपोर अंत में बंद हो जाता है। ये माइक्रो फोटोग्राफ दिखाए इसमें, ये जैसे डॉर्सल लिप की फॉर्मेशन दिखाई है। ये योग प्लग स्टेज है, ये बीच के अंदर है, एंडोडर्मल सेल है और एंडोडर्मल सेल ये चारों तरफ से योग प्लग के द्वारा सराउंडेड है। तो ये एक तरह से ये फाइनल गैस्ट्रुला से पहले की स्टेज है। इसको लेट गैस्ट्रुला भी बोल सकते हैं, फाइनल गैस्ट्रुला तो नहीं बोलेंगे। ये फाइनल गैस्ट्रुला है और ये आप देख रहे हो ब्लास्टोपोर एकदम सिकुड़ गया इसमें और उसके बाद में ये पूरा क्षेत्र जो है बंद हो जाएगा और पूरा गैस्ट्रुला एक गेंद के समान जो है दिखाई देगा। लेकिन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन यदि काटे तो इस गैस्ट्रुला में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 लेयर जो होती है वो दिखाई देती है। ये अगेन इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दिखाई है इसके अंदर। ये आर्केंट्रॉन कैविटी है, काफी विकसित हो गई है। ब्लास्टोसिल है, ये छोटी हो गई है। ये योग प्लग प्रावस्था है, ये इसका डॉर्सल लिप है, ये इसका वेंट्रल लिप है। अब गैस्ट्रुला के बाद में फिर पोस्ट गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और पोस्ट गैस्ट्रुलेशन के पार्ट में 4 मुख्य प्रक्रिया संपादित होती है। एक तो न्यूरुलेशन जिसके अंदर न्यूरल टिप की फॉर्मेशन होती है, नोटोजेनेसिस जिसमें नोटोकॉट की फॉर्मेशन होती है, मीजोजेनेसिस जिसमें मीजोडर्म का डिफरेंशिएशन होता है और एंटीरोजेनेसिस जिसमें गट रीजन यानी आहारनाल का जो क्षेत्र है उसके अंदर विभेदन होता है। तो इस पोस्ट गैस्ट्रुलेशन पार्ट में ये 4 मेन इवेंट होगी और इन चारों पे मैं आपसे स्लाइड के माध्यम से चर्चा करूंगा। ये सीरियल डायग्राम जैसे न्यूरुलेशन के दिखाए हैं इसमें। तो न्यूरुलेशन के दौरान क्या होगा कि डॉर्सल सरफेस की जो सेल है, एक्टोडर्मल पार्ट है, वो सबसे पहले चपटा हो जाता है और इसको न्यूरल प्लेट बोलते हैं। इस न्यूरल प्लेट की कोशिकाओं की जो आकृति है फ्लास्क के समान या पिरामिड के समान हो जाती है और इसके अंदर एक खांच बनती है। इस खांच को न्यूरल ग्रूव के नाम से जाना जाता है और न्यूरल ग्रूव के जो उभार हैं इसको न्यूरल फोल्ड बोलते हैं। ये न्यूरल फोल्ड दोनों एक दूसरे की तरफ प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने से क्या होगा, दोनों न्यूरल ट्यूब एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे तो ये फिर एक खोखले पाइप के समान ये रचना बनती है, इसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। तो न्यूरल ट्यूब जब एक्टोडर्म से सेपरेट होती है, एपिडर्मिस से सेपरेट होती है, उसमें कुछ कोशिकाएं न्यूरल ट्यूब और एक्टोडर्म के बीच में रह जाती है। इन कोशिकाओं को न्यूरल क्रेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। इस न्यूरल ट्यूब के जस्ट नीचे नोटोकॉड होती है और नोटोकॉड यहाँ पर इंड्यूसर का काम करेगी। अब इसके अंदर न्यूरल ट्यूब का जो अग्रभाग है ये आगे चलकर ब्रेन में कन्वर्ट होता है। न्यूरल ट्यूब का पश्च भाग जो होता है
वो आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। ये फोटो माइक्रोग्राफ दिखाया न्यूरल स्टेज का। इसमें आप देख रहे हैं न्यूरल ग्रूव है, या आगे इसके अंदर ये ब्रेन के जो एंटीरियर पार्ट है, फोर ब्रेन, मीडियल ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसके लोब की फॉर्मेशन यहाँ पर ये स्टार्ट हो गई है। पीछे का ये जो पार्ट है ये आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होगा। न्यूरोजेनेसिस के बाद में फिर नोटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो नोटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया है। इन दिस मेसोडर्मल सेल्स लाइंग इन मिड डोर्सल रीजन ऑफ रूफ ऑफ आर्केंटोन सेपरेट फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर। इसमें आर्केंटोन की पृष्ठ सतह पर यानी छत पर जो सेल्स होती है वो मेसोडर्मल लेयर से क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी। लेटर ऑन नोटोकॉर्डल शीथ डेवलप अराउंड द नोटोकॉर्ड। इसका जो नोटोकॉर्डल शीथ है वो बनता है। These cell become solid cylinder rod like structure along the median line and parallel to and just below the neural tube and it is called as notochord। तो न्यूरल ट्यूब के नीचे छड़ के जैसी रचना बन जाती है, ये रचना नोटोकॉर्ड्स कहलाती है। और जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा हो जाता है। तो इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, नोटोकॉर्ड का वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरण नहीं होता है, रिप्लेसमेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय या नोटोकॉर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये फिगर दिखाया इसमें न्यूरल प्लेट, ये नोटोकॉर्ड है, इसमें न्यूरल ग्रूव बनती है, ये न्यूरल ट्यूब बनती है। न्यूरल ट्यूब के नीचे नोटोकॉर्ड है और न्यूरल ट्यूब का आगे का भाग आगे चलकर ब्रेन बनाएगा, पीछे का भाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। ये न्यूरल स्टेज का हिस्टोलॉजिकल फिगर है, ये ग्राफिकल डायग्राम है। इसमें डोर्सल सर्विया देख रहे हो, न्यूरल ट्यूब के नीचे नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के दोनों ओर सोमाइट्स हैं। ये रेड कलर में मेसोडर्म दिखाई है, ये आर्केंटोन कैविटी है और आर्केंटोन को घेरने वाली जो लेयर है ये एंडोडर्म है और सबसे बाद ब्लू कलर में ये एक्टोडर्म है। इसके बाद फिर मेसोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मेसोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। मेसोडर्म लाइंग ऑन साइड ऑफ नोटोकॉर्ड थिकन एंड बिकम सेगमेंटेड। तो नोटोकॉर्ड के दोनों और साइड में जो कोशिकाएं होती है, मेसोडर्म्स की सेल्स होती है, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्मिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एपिमियर्स। इनमें मेसोडर्मल सेल्स के छोटे छोटे झुंड बनते हैं, ब्लॉक बनते हैं और इनको एपिमियर या मेसोडर्मल सोमाइट या वर्टिब्रल प्लेट के नाम से जाना जाता है। द रेस्ट ऑफ मेसोडर्म रिमेन्स अनसेगमेंटेड। बाकी की जो मेसोडर्म है वो अनसेगमेंटेड रहती है एंड फॉर्म्स हाइपोमियर और लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और ये हाइपोमियर या लेटरल प्लेट मेसोडर्म का निर्माण करती है। बिटवीन एपिमियर एंड हाइपोमियर there is a thickened segmented ridge of mesoderm called as mesomer और नेफ्रोटॉम। तो यहाँ पर एपिमियर बन गया, मेसोमियर बन गया, हाइपोमियर बन गया। मेसोमियर है, इससे आगे चलकर किडनी और उससे संबंधित रचनाओं की फॉर्मेशन होती है। ये डिटेल फ्लो चार्ट जैसे दिखाया है। तो इस मेसोडर्म से लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनी, सोमेटिक मेसोडर्म बनी और नेफ्रोटॉम्स बने। तो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये आगे चलकर सिलोम का निर्माण करती है, सोमेटोप्ल्यूर और स्प्लेक्नोप्ल्यूर का निर्माण करती है। सोमैटिक मेसोडर्म से आगे चलकर मायोसिल बनती है, डर्मेटोम बनते हैं, स्क्लेरोटोम्स बनते हैं। तो मायोटोम है उससे मसल्स बनती है, डर्मेटोम से डर्मिस बनती है, स्क्लेरोटोम से कंकाल बनता है, स्केलेटन बनता है और नेफ्रोटोम से सेगमेंटल एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स और नेफ्रोसिल्स। इससे आगे चलकर उत्सर्जी तंत्र जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। हाँ, इसके बाद फिर एंटीरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसके अंदर आहार नाल जैसी रचना बनती है, गट बनता है। गट डेवलप फ्रॉम द आर्केंटोन। गट की उत्पत्ति आर्केंटोन से होती है। द yolk plug is withdrawn into floor of archenton and blastopore is closed by ectoderm। तो yolk plug जो होता है वो आर्केंटोन के फर्श के द्वारा विड्रॉन कर लिया जाता है और ब्लास्टोपोर जो छिद्र है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। फोरगट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ योकमास। फोरगट की उत्पत्ति योकमास के सामने से होती है। एंड इट डिफरेंशिएट इनटू फेरिंक्स, इसोफेगस एंड स्टोमक।
और ये फेरिंक्स में, इसोफेगस में, आमाशय में विभेदित हो जाता है। मिडगट की फॉर्मेशन योक मास के द्वारा होती है, ये आगे चलकर इंटेस्टाइन में मॉडिफाई हो जाता है। और हाइंड गट की उत्पत्ति योक मास के पीछे से होती है और इट डिफ्रेंशिएट इनटू रेक्टम एंड क्लोएका। इस तरह आहार नाल के तीनों भाग बन जाते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। और एलिमेंट्री कैनाल का बनना ये प्रक्रिया कहलाती है एंटीरोजेनेसिस। ये टेलबर्ड स्टेज का जैसे क्रॉस सेक्शन दिखाया है, वर्टिकल सेक्शन, ये पूरा ब्रेन का पार्ट है इसके अंदर। ये नोटोकॉर्ड है नीचे, मिडगट है, हाइंड गट है, रेक्टम है, प्रोक्टोडियम है, लिवर डाइट्यूकुलम बनना यहाँ स्टार्ट हो गया है, हार्ट की सेल है वो एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो गई है, ऑरल इवेजिनेशन यहाँ पर होता है। ये टेलबर्ट का फोटो माइक्रोग्राफ है, इसमें आप देख रहे हो आगे से क्रम से ये जैसे प्रोजेंसिफेलोन, मीजेंसिफेलोन, रोमेंसिफेलोन, ये ऑप्टिक कैप्सूल, इसका अंदर सोमाइट्स, स्पाइनल कॉर्ड, फिर नोटोकॉर्ड, ये पीछे टेल, और आगे लेटरल साइड में आंखों की है, नीचे एडेसिव ग्लैंड्स हैं, फेरिंग्स का पार्ट है, ये हार्ट का रीजन है, ये लीवर डाइवर्टिकुलम है, ये योकी एंडोडर्म है, ये हाइंड गट का जैसे पार्ट है। हाँ, अब इसका जो डेवलपमेंट है वो मैं, यानी टेडपोल बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई इसमें। बलगेज ऑफ गिल्स प्लेट, 2 ऑप्टिक बड, स्टोमोडियल ग्रूव एंड 1 पेयर सीमेंट ग्लैंड अपीयर्स। यू और वी शेप एडहेसिव सर्कल्स डेवलप, यू अथवा वी के आकार के आसंजक चूषक जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। 1 पेयर ऑफ माइटोम्स प्रेजेंट, एक जोड़ी माइटोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। टेल बिकम्स लॉन्ग एंड प्रोवाइडेड विथ फिन्स, पूंछ लंबी हो जाती है और इसके अंदर फिन है वो विकसित हो जाते हैं। ऑडिटरी पिट फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन के द्वारा ऑडिटरी पिट का निर्माण होता है। हार्ट एस की आकृति का हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग एंड टर्मिनेट इनटू क्लोइकल अपर्चर, आहार नाल लंबी हो जाती है और क्लोइकल अपर्चर में यह समाप्त हो जाती है। स्टोमोडियम कप के समान होता है। एम्ब्रियो हैच नाउ बाय द एक्शन ऑफ हैचिंग एंजाइम, तो इस लार्वा के द्वारा, टेडपोल लार्वा के द्वारा हैचिंग एंजाइम सिक्रीट होता है और हैचिंग एंजाइम से क्या होगा, इनकी जो एग मेम्ब्रेन होती है वो डिजोल्व हो जाती है। एग मेम्ब्रेन डिजोल्व होती है तो फिर ये टेडपोल लार्वा है वो बाहर निकल जाता है। इस घटना को स्फोटन अथवा हैचिंग के नाम से जाना जाता है। और ये टेडपोल लार्वा फिर जलीय जो वनस्पतियां होती है उनके साथ ये एडेसिव बड्स के द्वारा ये आसंजित हो जाता है। अब इसमें फिर एक्सटर्नल गिल स्टेज है वो बनेगी सबसे पहले। तो एक्सटर्नल गिल स्टेज है ये 40 आवर्स के बाद में, इसको स्टेज 20 के नाम से भी जाना जाता है। ये बाह्य गिल्स है, इसके अंदर आंखें बन गई है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स बन गए, और इसके अंदर आप देख रहे हो ये पूरी पूंछ बन गई है, पूंछ के अंदर ये सोमाइट्स हैं, स्पायरिकल है ये डेवलप हो रहा है यहाँ पर। 5 पेयर pharyngeal gills cleft appear, 3 पेयर एक्सटर्नल गिल डेवलप्ड एट pharyngeal एरिया, ग्रसनी क्षेत्र में 3 जोड़े बाह्य गिल्स की उत्पत्ति होती है। स्टोमोडियम ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ माउथ, स्टोमोडियम माउथ के द्वारा बाहर खुलता है। माउथ सराउंडेड बाय प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल लेबियल पेपिला, माउथ प्री ओरल और पोस्ट ओरल लेबियल पेपिला के द्वारा घिरा रहता है। 3 rows ऑफ प्री ओरल एंड 3 rows ऑफ पोस्ट ओरल हॉर्नी टीथ प्रेजेंट। तो ये जो टेडपोल लार्वा का जो माउथ है इसके अंदर 3 पंक्तियां प्री ओरल दांतों की होती है, श्रृंगी दांतों की, और 3 पंक्तियां इसके अंदर वेंट्रल साइड में होती है। तो प्री ओरल और पोस्ट ओरल दांतों की पंक्तियां बनती है, इसको ओरल आर्मेचर के नाम से भी जाना जाता है। एडेसिव सकर डिसअपियर्स, आसंग जो चूसक होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड कॉइल्ड, क्योंकि टेडपोल लार्वा शाकाहारी होता है तो इसकी इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी होती है। नंबर ऑफ माइटोम्स रेज, माइटोम की संख्या बढ़ने लग जाती है। मेलानिन अपीयर ऑन डॉर्सल सरफेस, इस तो पृष्ठ सतह की जो त्वचा है उसमें मेलानिन पिगमेंट विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया पारदर्शी होती है। लेंस अपीयर एज व्हाइट स्पॉट, लेंस है एक सफेद बिंदु के रूप में विकसित होता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डेवलप्ड,
प्रोनेफ्रिक किडनी एक्सक्रीट्स अमोनोटैलिक, क्योंकि एक्वेटिक लार्वा एक्वेटिक है तो ये सबसे पहले अमोनिया का निर्माण करेगा, और आफ्टर मेटामॉर्फोस फिर ये जमीन की तरफ जब मेंढक जाता है तो इसमें यूरिया बननी स्टार्ट हो जाएगी। पोस्टरल लिम्बर्स अपीयर एट द जॉइंट ऑफ ट्रंक एंड टेल, तो धड़ और पूंछ का जो जॉइंट रीजन है, यहाँ से पिछली टांगों की उत्पत्ति होती है सबसे पहले, अगली टांगे बाद में बनती है। मॉथनर सेल डेवलप्ड इन हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क में मॉथनर कोशिकाएं विकसित हो जाती है। दीज सेल्स आर एसोसिएटेड विथ नर्व फाइबर ऑफ लेटरल एंड सेंस ऑर्गन, ये कोशिकाएं लेटरल एंड सेंस ऑर्गन के साथ संबंधित होती है। टैडपोल एक्टिवली स्विम्स इन वाटर, टैडपोल सक्रिय रूप से पानी के अंदर तैरता है। एंड इट फीड ऑन एल्गी, तथा ये एल्गी के ऊपर, इसके अलावा जो जलीय वनस्पतियां हैं उसको ये भोजन के रूप में प्रयुक्त में लेता है, इसलिए टैडपोल लार्वा शाकाहारी होता है। ये जैसे ये टैडपोल लार्वा का फिगर है, फुली डेवलप्ड, इसके अंदर पूंछ डेवलप हो रही है, पिछली जोड़ी टांगे हैं ये डेवलप हो रही है। एक्सटर्नल गिल स्टेज के बाद में फिर इंटरनल गिल स्टेज आती है। तो एक्सटर्नल गिल्स एंड गिल्स क्लेफ्ट कवर्ड बाय ओपर्कुलर फोल्ड, तो बाह्य गिल्स हैं ये ओपर्कुलम के द्वारा ढक जाते हैं। एक्सटर्नल गिल्स आर रिग्रेस ग्रेजुअली, बाह्य गिल्स धीरे धीरे विलुप्त होते हैं, रिग्रेस होते हैं। दाहिनी तरफ रिग्रेशन पहले होता है, उसके बाद बाईं तरफ का रिग्रेशन होता है। 4 पेयर इंटरनल गिल्स क्लेफ्ट डेवलप्ड, 4 जोड़ी आंतरिक गिल्स खांच है वो विकसित होती है। नव वाटर एंटर थ्रू माउथ एंड लेफ्ट थ्रू द गिल्स क्लेफ्ट, पानी है माउथ के थ्रू प्रवेश करेगा, गिल्स क्लेफ्ट के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन बिकम लॉगर एंड एक्सिबिट 6.5 वॉल, अब ये शाकाहारी होने से क्या होगा, इससे इंटेस्टाइन लंबी हो जाती है, इसके इंटेस्टाइन में 6.5 चक्र पाए जाते हैं, और पश्च टांगों के अंदर जांघें बन जाती है, सैंक बन जाती है, एंकल बन जाती है, फुट बन जाते हैं, और डिजिट्स बन जाते हैं। तो पूरी इसके अंदर टांगे हैं बनती है, ऑटोपोडियम बनता है, स्टाइलोपोडियम बनता है, जुकोपोडियम बनता है। और ये जो फॉर्मेशन है इसमें रूल ऑफ पीडी प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नियम इसमें लगेगा। तो सबसे पहले इसमें पेक्टोरल कंडील बनेगी, फिर फीमर बनेगी, फिर टिबियोफिबुला बनेगी, टार्सल बोन बनेगी। तो इस तरह ये लेफ्ट फोरलिम इमर्ज थ्रू स्पाइरिकल, तो अग्र भुजाओं में बाईं तरफ की जो भुजाएं हैं वो सबसे पहले निकलती है। राइट फोरलिम इमर्ज थ्रू डिजोल्यूशन ऑफ स्किन, दाहिनी तरफ की भुजा है वो त्वचा के डिजोल्यूशन के कारण निकलती है। 1 पेयर लंग डेवलप अलॉन्ग विथ फेरिंक्स, फेरिंक्स के साथ एक जोड़ी गिल्स जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। इट रेस्पायर बाई बोथ गिल्स एंड लंग्स, अब इसमें लार्वा गिल्स के द्वारा भी शोषण करने में सक्षम है, फेफड़ों के द्वारा भी शोषण करने में सक्षम है। इन दिस वे ए फर्टिलाइज जाइगोट कन्वर्टेड इनटू ए फुली डेवलप्ड लार्वा, इस प्रकार इस परिवर्तन के द्वारा एक निषेचित जाइगोट से पूर्ण विकसित लार्वा का निर्माण हो जाता है। ये लार्वा का आप देख लो, ये वर्टिकल सेक्शन दिखाया है इसमें, और इस क्रॉस सेक्शन में इसमें वर्टिकल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं वो इसके अंदर दिखाए। और इस तरह का जो सेक्शन है बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ है, और बहुत बढ़िया ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। और इसके अंदर आप देख रहे हो इंटरनल गिल्स जैसे दिखाए हैं, इंटेस्टाइन दिखाई है, टेल दिखाई है, ये आगे आंखें हैं जैसे, और इस तरह ये एक टैडपोल लार्वा जो होता है वो इसके अंदर बनता है। ये पूरा डेवलपमेंट एक नट सेल में एक कॉन्क्रीट, ये एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एक्सटर्नल गिल स्टेज बनेगी, ये लार्वा जलीय वनस्पतियों के साथ चिपक जाते हैं, इसकी त्वचा मेलानिन पिगमेंट बनने लग जाता है, पश्च जोड़ी टांगे निकलती है, जो जो टांगे लंबी होती है पूंछ सिकुड़ती जाती है, गिल से गायब होंगे तो इसके अंदर फेफड़े बन जाएंगे, यानी मेटामॉर्फोसिस में जो रचना डिसअपियर हो रही है उसकी अल्टरनेट रचना डेवलप हो जाएगी। तो गिल्स विलुप्त हो रहे हैं तो टांगे उसके अल्टरनेट स्ट्रक्चर के काम करेगी, गिल्स विलुप्त हो रहे हैं तो फेफड़े एक आंतरिक रचना के रूप में काम करेंगे। तो ये ओवरऑल नट सेल में एक इस मेंढक का ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट या इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस। हाँ, इसमें आप कोई क्वेश्चन हो
मेरा एमफिल का जो वर्क है वो राना साइनोफिलिक्टिस पे है, और फर्टिलाइजेशन से लेके मेटामॉर्फोसिस तक का सारा स्टडी मैंने किया है। और उस दौरान लैब में फ्रॉगरी थी, फ्रॉगरी में मेंढक हम लाते थे, उनको रेयर करते, उनके स्पॉन को फिर वाचला से लेके उनकी सीरियल फोटोग्राफी करते आधा आधा घंटे के इंटरवल से। और उस थीसिस में ये सारे पार्ट्स हैं, तो सारा ये फ्रॉग डेवलपमेंट है, ये आंखों आंखों से मेरा देखा हुआ है, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो आप निसंकोच व्हाट्सएप के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, ईमेल के द्वारा, किसी भी मीडिया के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। एक बार पुनः फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ऑन बिहाफ ऑफ लोहिया कॉलेज चूरू, सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का, और इस चैनल और वीडियो को देखने वाले सभी साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।